था कि मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस में, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए और सही डिसीजन लेने के लिए। मैनेजमेंट का नेचर देखा था कि उसका नेचर कैसा है। कैसा नेचर है? सबसे पहले वह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दूसरा, जर्नल गाइडेंस से हमें रास्ता दिखाता है। तीसरा, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जो भी प्रिंसिपल बने वो ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके बने हैं, ऐसे नहीं बना दिया गया है। प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिहेवियर इन नेचर है, और प्रिंसिपल के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और सारे ही प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंस है। तुम सबको भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ को भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबको एक साथ करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें सबको ही अप्लाई करना है। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, बड़ा है, उसके हिसाब से तुम लोग कम ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। समझा इतना? उसके बाद हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? ये प्रिंसिपल हमारे लिए मैटर क्यों करता है? सबसे पहला, ये हमें मैनेजर को सुपर पावर देता है, सही रास्ता दिखाता है। उसके बाद हम लोग अच्छे से सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, डिसीजन लेने में साइंस का यूज़ करते हैं, साइंटिफिक डिसीजन लेते हैं, और हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के बिजनेस करते हैं और प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब इनोवेशन करना। उसके बाद हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, सबको मिल के चलना, और हम लोग डेवलप करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। इतना हम लोग ने कल देखा था। समझा था? कुछ डाउट है उसमें? नहीं। अब आते हैं हम लोग आगे थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, उन लोगों ने कभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है, टीवी, मिक्सर, मोबाइल, तो ये बॉक्स में जब हम लोग सामान निकालते हैं तो एक छोटी सी बुक भी होती है, उसको बोलते हैं मैनुअल। इसमें लिखा होता है कि इस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है। वैसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, ये मैनुअल है बिजनेस को चलाने के लिए। मतलब बिजनेस को कैसे अच्छे चलाना है, ये हमें मैनेजमेंट से समझ में आता है। देखो, अगर हम लोग को एक फर्नीचर शोकेस बनाने का है तो सब सामान लगेगा, इंसान लगेंगे, चीज़ें लगेगी, रिसोर्सेज लगेगा, कटर वटर लगेगा। तो उसके बाद अच्छे से उसको मैनेज करेंगे, तभी हम लोग अच्छे से एक फर्नीचर बना पाएंगे। तो वैसे ही हम बहुत सारे ब्रिलियंट थिंकर्स पता है क्या होता है? थिंकर पता है? थिंक पता है? थिंक मतलब सोचना, थिंकर मतलब सोचने वाला, और ब्रिलियंट थिंकर्स मतलब जो बहुत अच्छा सोचते हैं। तो जो बहुत अच्छा सोचते हैं उन लोगों ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए हैं मैनेजमेंट के, जैसे फ्राइडरिच टेलर है, एल्टन मायो है, हेनरी फ्योल है। इन लोगों ने ना बहुत सारी थ्योरीज बनाई है मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ईजी बनाने के लिए। ये थ्योरीज को हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से मैनेजमेंट कर पाएंगे। दिस थ्योरीज हेल्प मैनेजर हैंडल एवरीडे बिजनेस चैलेंजेस। ये जो प्रिंसिपल है या ये जो थ्योरी है मैनेजमेंट का, ये मैनेजर का हेल्प करता है बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए। बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे हो गया अथॉरिटी प्रॉब्लम कि जो बड़ा है वो सब पे रौब झाड़ रहा है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैनेजर हूँ, या फिर एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं है, अच्छे से काम नहीं करते, उनको मोटिवेट करना है, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क का स्ट्रेस है, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, या फिर कंपनी में गॉसिप चलती रहती है, एम्प्लॉय वाले सारे एम्प्लॉय अपने में ही चुगली करते रहते हैं दूसरे की। तो ऐसे कोई भी बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अच्छे से बिजनेस चलता रहे, इसके लिए होता है थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे ओजी मैनेजमेंट गुरु के ऊपर, जो है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने बहुत सारे प्रिंसिपल बनाए हैं मैनेजमेंट का। सबसे पहले देखते हैं हेनरी फ्योल कैसे इंसान है, किस मतलब उनका क्या हिस्ट्री रहा है। हेनरी फ्योल एक माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग में काम करते थे, वो इंजीनियर थे, और वो बन गए एक मैनेजमेंट जीनियस। ही डिडंट जस्ट डिग अप द कोल, ही डग अप द सम ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल। वो खाली कोयले की खदान में ही खुदाई नहीं करते थे, उन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी खुदाई करके बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल बनाए हैं जो आज के टाइम में लोग यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ही नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उन्होंने जो इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इसके अंदर, इसके लिए उनका नाम पड़ा है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। एग्जाम में MCQ में कहीं पे भी आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो क्या लिखोगे? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का स्पेलिंग लर्न कर लो। हेनरी फ्योल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्या थे वो? माइनिंग इंजीनियर। उन्होंने क्या किया है? प्रिंसिपल्स थेरीज बनाई है मैनेजमेंट के लिए। कितने थेरी बनाई है? 14। आज हम सारी 14 पढ़ने वाले हैं। जितने भी MBA स्टूडेंट हैं उनको हेनरी फैल को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर उन लोग मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो जो इंसान जिस काबिल है उसको वही काम देना चाहिए। कोई इंसान है जो मजदूरी बहुत अच्छी कर लेता है, और एक इंसान है जो बिजनेस के लिए प्लान बहुत अच्छे बना लेता है। तो जो प्लान बहुत अच्छे बनाता है उसको अगर मैं मजदूरी करने को दूंगा, और जो मजदूरी करता है उसको मैं प्लान बनाने को दूंगा, तो क्या होगा? वो अच्छे प्लान बना पाएगा? प्लान बनाने वाले को अगर मजदूरी करने दूंगा तो वो अच्छे से मजदूरी कर पाएगा? नहीं। तो जो इंसान जिस काबिल है उसको वो काम देने का। कोई बंदा जो बैटिंग अच्छी करता है और मैं उसको बॉलिंग दूंगा, अच्छी कर पाएगा? नहीं। मैं लॉस होएगा, मैच हार जाएंगे। तो उसको अगर मैं बैटिंग दूंगा तो मैच जीत जाएंगे। तो जो इंसान जिस काम में अच्छा है उसको वो काम देना चाहिए। ये कौन बोलता है? पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। समझा? नेक्स्ट क्या है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू हैव अ पावर टू गिव होमवर्क, अगर तुम्हें ये पावर दिया जाता है कि तुम बच्चों को होमवर्क दे सकते हो, तो यू मस्ट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर grading it. Managers get authority to make decisions, but they may also take responsibility when things go south. No blaming the interns. देखो, जैसे मेरे को अथॉरिटी है तुम्हें पढ़ाने को, है ना? तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुम लोग पास होना चाहिए। तो अथॉरिटी के साथ हमेशा क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी मम्मी ने अथॉरिटी दे दिया तुम्हें कि तुम पूरे किचन का सामान तुम लोग संभालोगे, कि किचन में कितना लाना है, कितना क्या करना है। तो अगर कभी किचन में कुछ कम पड़ जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम लोग ही होगे। मम्मी तेरे पापा ने तेरे को गाड़ी दे दी कि तेरे को गाड़ी को तेरे को अच्छे से मेंटेन करना है, तेरे को चलाना है, तेरे को अच्छे से रखना है, उसको यूज़ भी तेरे को करना है। कल को कोई रास्ते में गए लॉन्ग ड्राइव पे, रास्ते में कहीं बंद हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो होगा ना। तो वैसे ही हेनरी फैल बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी अथॉरिटी दी जाती है, तुम्हें कोई भी चीज़ का मालिकाना दिया जाता है, तुम उसके ओनर बन जाते हो, तो साथ में तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर मैं तुम्हें कोई कंपनी का मैनेजर बना देता हूँ कि तुम ये काम करोगे, कल को वो काम कोई बिगड़ेगा तो तुम बोलोगे कि जो एम्प्लॉई है बराबर काम नहीं किया, इसके लिए नहीं सही से हुआ, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। अगर तुम्हें अथॉरिटी मिली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है कि एम्प्लॉय अच्छे से काम करना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल यही है। थर्ड क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो क्लासरूम के अंदर बच्चे सो रहे हैं या बातें कर रहे हैं या बिरयानी खा रहे हैं, तो वेन एवर दे वॉन्ट, तो टोटल डिजास्टर, राइट? अगर समझो हमारे क्लास में कोई कायदा कानून नहीं है, जब मन करे तब आओ, जो मन करे पहन के आओ, जो मन करे मोबाइल में क्लास में आके मोबाइल यूज़ करो। अगर ऐसा क्लास में अलाउ हो जाएगा तो क्या होगा फिर तुम्हारे स्कूल में? तुम्हारे जो 60% आ रहे हैं वो 35 आने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो वैसे ही हर बिजनेस के अंदर ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आएगा, कितना काम करेगा कौन। इट इंश्योर दैट एवरीवन फॉलो रूल्स, रिस्पेक्ट अथॉरिटी एंड गिव वर्क डन। सारे एम्प्लॉय एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, जो सुपीरियर ने उसे ऑर्डर दिया है उसे फॉलो करेंगे और काम को टाइम पे कंप्लीट करेंगे। ये होता है डिसिप्लिन। बिजनेस के अंदर तीसरी प्रिंसिपल क्या है? डिसिप्लिन। समझा? नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। वन एम्प्लॉय शुड रिप्रेजेंट टू ओनली वन बॉस। एक एम्प्लॉय एक बॉस को ही जवाब देगा। सिंपल भाषा में ये पूरा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड है। एक एम्प्लॉय एक टाइम पे एक बॉस को ही जवाब देगा। एक कंपनी में 3 मैनेजर है, ठीक है? फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है। मेरे को मार्केटिंग वाले ने काम दिया, मैं कर रहा हूँ और मैंने जाके काम पूरा होने के बाद मैंने जाके प्रोडक्शन वाले मैनेजर को बता दिया कि मैंने काम कर दिया है। चलेगा क्या? नहीं। मेरे को जिस मैनेजर ने काम दिया है मैं उसी को जाके बताऊंगा और मैं एक टाइम पे एक ही मैनेजर का काम करूंगा और उसकी बात को फॉलो करूंगा।
ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। पहले के टाइम पे देखो क्या होता था ना, जैसे एक कंपनी है, उसमें 2-3 जन का चलती है कंपनी में, वो आ रहा है बोल रहा है कि तू 1 घंटे में कोई ये काम करके चाहिए, दूसरा आ रहा है वो भी बोल रहा है कि मेरे को 1 घंटे में ये काम करके चाहिए, तीसरा आ रहा है वो भी बोल रहा है 1 घंटे में ये काम करके चाहिए। अब एक एम्प्लॉय कितनों का काम करे, क्या क्या काम करे, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस टाइम पे। तो इसके लिए प्रिंसिपल बना, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एक बॉस एक टाइम पे एक एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो एक टाइम पे एक ही बॉस को जवाब देंगे। 10 एम्प्लॉय का एक बॉस है, वो अपने बॉस से मतलब रखेंगे, दूसरे का बॉस से उनको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देयर शुड बी वन गोल एंड वन प्लान फॉर द एंटायर टीम। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, सिंपल भाषा में वन गोल वन प्लान। एक प्लान बनाओ एक गोल के लिए। कंपनी में हमें इस कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ये हमारा गोल हो गया। इस कंपनी के, जैसे रतन टाटा सर ने बोला कि हमें 1 साल के अंदर मार्केट में 20% शेयर चाहिए, कि 20% लोग हमारी कार यूज़ करना चाहिए मार्केट में। ये क्या हो गया, गोल। अब इस गोल के लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि हमारी गाड़ियाँ में कम से कम पेट्रोल में, कम से कम खर्चे में, कम से कम कीमत में खूबसूरत दिखनी चाहिए। ये क्या हो गया, प्लान। एक गोल एक प्लान एक टाइम में फॉलो किया जाएगा। रतन टाटा सर आके बोलेंगे कि गाड़ियाँ मेरी बिकनी भी खूब चाहिए, मेरे को प्रॉफिट भी दबा के चाहिए, और मेरी अपना गाड़ियाँ छोड़ो नमक भी बिकना चाहिए, मेरा ये टाटा कंपनी का स्टील भी बिकना चाहिए। ऐसा सब कुछ अगर एक साथ दे देंगे चलेगा क्या, नहीं। एक टाइम पे एक गोल एक प्लान। एक टीम एक टाइम पे एक ही गोल पे काम करेगा, एक ही प्लान पे काम करेगा। ये कौन बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया। इमेजिन करो एक फुटबॉल टीम है, आधे प्लेयर एम कर रहे हैं कि उन्हें गोल पोस्ट पे जाना है, और आधे देयर शुड बी वन गोल फॉर द एंटायर टीम। इमेजिन अ फुटबॉल टीम वेयर हाफ द प्लेयर एम फॉर वन गोल पोस्ट एंड रेस्ट ऑफ फॉर अदर, इट वुड बी केओस। एक फुटबॉल टीम है, वो आधी टीम ये सोच रही है कि हम फुटबॉल को मारते हैं, और आधी टीम सोच रही है हम लोग डिफेंस करते हैं, तो नहीं चलेगा। पूरी टीम को एक साथ डिसाइड करना पड़ेगा, बॉल को मार के गोल उसमें डालना है या डिफेंस करना है। पूरी टीम का एक गोल होना चाहिए। ये कौन बोलता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। Think of cricket team. Even if a batsman want to score a century, he should play for the team victory, not just his personal record. Similarly, employees should prioritize company success over the personal gain. Imagine करो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, और उस क्रिकेट टीम में वो बंदे को 6 मारने गए, ठीक है, लेकिन वो जो मैच है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम पे भी चल रहा है। मतलब कि ये टाइम पे बस विकेट संभालने का काम बैट्समैन को करना चाहिए अगर उसको मैच जीतने का है तो, लेकिन वो विकेट संभाल नहीं रहा। उसका एम है भाई मुझे तो 6 मारना है, मेरे को चाहिए कि सब लोग बोले कि ये क्या बैट्समैन है 6 मार के आया है, ठीक है, तो ये चलेगा क्या। ये टाइम बहुत सेंसिटिव है। अभी खाली विकेट संभालो, मतलब धीरे धीरे मारो और एक दो रन लेने वाला टाइम है, लेकिन वो अपने ही जोश में कि भाई मेरे को 6 मारना है, ऐसा चलेगा नहीं, मैच हार जाएंगे। तू 6 मार लेगा लेकिन मैच हार जाएंगे। तो वैसे ही होता है कंपनी में। एम्प्लॉय सोच रहा है कि मैं खुद खूब पैसे कमा लूँ, खूब बड़ा बन जाऊँ, कंपनी से पैसे नोच लूँ, प्रॉफिट मैं सारा कमा लूँ, कंपनी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, कंपनी के ग्रोथ के ऊपर, तो चलेगा क्या, नहीं। एम्प्लॉय को अपने ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, कंपनी का इंटरेस्ट रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कंपनी में जो कंपनी से धोखाधड़ी करते हैं, कंपनी ने दिया पैसे खर्चा करने को, आधे पैसे खर्चा किए, आधे पैसे खुद रख लिए, तो ऐसा नहीं करने का, कंपनी का प्रॉफिट कराने का। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है, डिसाइड वेदर पावर शुड बी हैंड ऑफ द वन पर्सन लाइक अ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। जो पावर है ना वो एक बंदे के हाथ में होना चाहिए। जैसे तुम्हारे स्कूल में पावर किसके हाथ में होती है, प्रिंसिपल के हाथ में। अगर टीचर्स को भी इतनी पावर दे दी जाएगी इतनी प्रिंसिपल को है, तो चल पाएगा क्या। प्रिंसिपल बोलेगी
सिलेबस इतना ख़त्म होना चाहिए टीचर्स को, टीचर बोलेंगे नहीं हम नहीं ख़त्म करते तो नहीं चलेगा। तो पावर एक बंदे के हाथ में होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी लाइक स्टूडेंट काउंसिल। अ गुड कंपनी नोज व्हेन टू सेंट्रलाइज पावर एंड व्हेन टू शेयर इट। एक अच्छी कंपनी को पता होता है कि पावर किसके हाथ में देनी चाहिए और कितना किससे शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन क्या कहता है? फेयर सैलरी इज इक्वल टू हैप्पी एम्प्लॉय। अगर तुम सैलरी फेयर दोगे मतलब जितनी देनी चाहिए उतनी दोगे तो एम्प्लॉय खुश रहेगा। यू वुड नॉट वर्क हार्ड इफ़ यू वेर पेड पीनट्स। अगर तुम्हें कोई थोड़े से पैसे देगा तुम बोलता है मेहनत करोगे क्या उस काम में? मतलब कि तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पे 10,000 रुपये मिलने चाहिए, कोई तुम्हें उस काम करने को 1,000 रुपये ही दे रहा है, तुम वहाँ पे मेहनत करोगे क्या? करेगा मेहनत? नहीं करेगा तो इसके लिए सही सैलरी मिलना चाहिए। फॉर सैलरी कीप एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रनिंग टू कॉम्पिटिटर। जो अच्छी सैलरी होती है वो एम्प्लॉय को हेल्प करती है मोटिवेट रहने में। अगर मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं दिल लगा काम कर पाऊंगा क्या? मेरा दिल नहीं लगेगा काम में, इतना कम पैसे दे रहा है क्या दिल लगा काम करो। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है? क्लियर कम्युनिकेशन। एवर प्ले लाइक Chinese whisper game where a message gets destroyed is passed through people. A proper hierarchy ensures the message reaches the right person without confusion, but the emergencies direct communication gangplank is allowed. कुछ भारी लिखे हैं देखो स्केलर चेन मीन्स क्या है कि द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। जो सबसे ऊपर बैठा है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर रहेगा, उसके नीचे वाले के पास उससे कम पावर, उसके नीचे वाले के पास उससे कम पावर। एक कंपनी है सबसे समझो रतन टाटा सर की कंपनी है, सबसे ऊपर कौन बैठा रहेगा? रतन टाटा सर खुद। उसके नीचे कौन होगा? कंपनी का मैनेजर, सीईओ, किसी को बनाया होगा तो। उसके नीचे कौन होगा? सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र के नीचे कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में रहेगी? सुपरवाइज़र के? नहीं, रतन टाटा सर के। उसके नीचे सीईओ, उसके नीचे मैनेजर। जितना नीचे नीचे आते जाऊँगा पावर की उतनी कम होती जाएगी। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। लेकिन जैसे कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो डायरेक्टली नीचे वाला बंदा एकदम ऊपर वाले बंदे से बात कर सकता है और उसको ही बोलते हैं गैंग प्लैंक। एकदम लास्ट लाइन में देखो लिखा है बट टू अवॉइड डिले और इमरजेंसी सिचुएशन देयर विल बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज टर्म एज गैंग प्लैंक। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो डायरेक्टली बात किया जा सकता है और उसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। लर्न कर लो, मे बी ऑब्जेक्टिव्स में कहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। पहली लाइन में देखो लिखा है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, जगह हर चीज़ के लिए और हर चीज़ की एक जगह है। इसका मतलब ये है कि इमेजिन तुम एक दुकान में एंटर करते हो where the cashier is in the storeroom and the product are at the billing counter, total mess। इमेजिन करो तुमने एक दुकान में गए तो वहाँ पे कैशियर कहाँ पे होना चाहिए? गेट के पास होना चाहिए, सामान लेके नहीं कर रहे। कैशियर तो एकदम अंदर रखा है स्टोर रूम में, ताला मार के रखा है। चलेगा क्या? प्रोडक्ट्स कहाँ पे होने चाहिए? अंदर घुसो तो रैक में लगे होने चाहिए। नहीं, वो तो मैंने अपने घर पे रखा है। चलेगा क्या? नहीं। तो हर चीज़ की अपनी एक जगह है, वो चीज़ वहाँ पे होना चाहिए। जैसे इंसान एक रिसोर्सेज है कंपनी के लिए। इंसान क्या है? एक रिसोर्सेज है, एक सामान है इंसान के लिए, कंपनी के लिए। जो मटेरियल है वो भी एक सामान है कंपनी के लिए। तो शुड बी इन राइट टाइम फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। सही इंसान सही वक्त पे अगर सही जगह पे होगा तभी कंपनी ग्रो कर पाएगी। अगर उसको जहाँ पे जिस टाइम पे होना चाहिए वो इंसान अगर वो टाइम पे उस जगह पे नहीं रहेगा तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। अब एक इंसान जिसको बोलने की तमीज़ ही नहीं है, बोलने ही नहीं आता, बेचारा एकदम चुप चुप रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं कैसे बोलना है, उसको मैंने रख दिया है एचआर की पोजीशन पे कि तुम लोगों का इंटरव्यू लोगे कंपनी में हायर करोगे, तो वो कर पाएगा क्या? नहीं।
तो ऐसे ही हर इंसान की काबिलियत अलग अलग होती है, उसके साथ उसको वैसा काम मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयर ट्रीट। इक्विटी का सिंपल मतलब समझो, फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, सबके साथ सही व्यवहार करना। जैसे कि कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। अगर दो एम्प्लॉयज सेम जॉब पे है, उन लोगों को सेम सैलरी मिलना चाहिए ना। तो वेदर दे वर्क इन मार्केटिंग और फाइनेंस, दो एम्प्लॉय है, दोनों का ही सेम काम है, दोनों ही को सेम टाइमिंग पे आना है, सेम टाइमिंग पे जाना है, सेम काम करते हैं। खाली एक मेल है एक फीमेल है, तो फीमेल बॉस की फेवरेट है, तो इसके लिए फीमेल का सैलरी 20,000 है, मेल का 15,000। ये चलेगा क्या? मेल उसी कंपनी में टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होनी चाहिए, मीन्स हर किसी के साथ सेम व्यवहार होना चाहिए। एक सर की कंपनी में आया एक रिश्तेदार है सर का, वो बॉस का मतलब, तो सर उसको लंच टाइम देते हैं 2 घंटा, बाकी सबको लंच टाइम मिलता है 1 घंटा, फिर चलेगा क्या? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इफ एम्प्लॉय कांस्टेंट वरीड अबाउट गेटिंग फायर, दे वुड नॉट परफॉर्म वेल। जॉब सिक्योरिटी इज इक्वल टू पीस ऑफ माइंड इज इक्वल टू बेटर प्रोडक्टिविटी। अगर एम्प्लॉय को हमेशा डर बना होगा कि मैं कभी भी कंपनी से निकाल जा सकता हूँ, तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं। तो जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा, तब तक उसके दिमाग को शांति नहीं मिलेगी। जब तक उसके दिमाग को शांति नहीं मिलेगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हर एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए, मतलब कि तुम्हें इतना टाइम तक तो कंपनी में रखा ही जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है इनिशिएटिव मतलब होता है इनकरेज फॉर न्यू आइडियाज़। नवे आइडिया का कोई लेके आ रहा है, उसको बढ़ावा देना। जैसे मैनेजर शुड वेलकम एम्प्लॉय सजेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग दिस इज हाउ वी ऑलवेज डन। न्यू आइडिया कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। मैनेजर को ना हमेशा एम्प्लॉयज़ की बात सुनना चाहिए। अभी एक एम्प्लॉय है, बहुत दिल लगा काम करता है, वो मैनेजर के पास गया कि सर हम लोग ये काम को ऐसे नहीं ऐसे करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजर बोलता है मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं 20 साल से कंपनी चला रहा हूँ, ये काम ऐसा ही होता है, ऐसे ही होगा। तो ऐसा बिहेव नहीं करने का। जो अगर कोई भी नया एम्प्लॉय कोई नया आइडिया लेके आता है, तो उसको बढ़ावा दो कि हाँ वेरी गुड है, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्राई करके देखेंगे। तो ऐसे बढ़ावा देना चाहिए। ये कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एस्पेक्ट डी कॉर्प्स। एस्पेक्ट डी कॉर्प मतलब टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जस्ट लाइक अ फुटबॉल टीम वर्क टुगेदर टू स्कोर गोल। एम्प्लॉय मस्ट वर्क एज अ टीम टू अचीव कंपनी सक्सेस। जैसे फुटबॉल मैच में सब लोग मिलके खेलते हैं, सेम टू सेम सारे एम्प्लॉय को मिलके काम करना चाहिए कंपनी में, ताकि कंपनी ग्रो करे और सक्सेस मिले। समझा? एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे प्रिंसिपल्स का। सबसे पहले कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? जो इंसान जिस काबिल है उसको वो काम दो। दूसरा क्या है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हें कोई अथॉरिटी मिलती है तो उसके साथ तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। कंपनी के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके बाद क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक एम्प्लॉय एक ही बॉस को रिपोर्ट करेगा, 10 बॉस को रिपोर्ट नहीं करेगा, बॉस एक ही होना चाहिए। उसके बाद क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक गोल एक प्लान, एक टाइम पे एक ही गोल को अचीव करेंगे और एक ही प्लान को अचीव करेंगे। या तो तुम पैसे कमा लो या तो तुम कंपनी को बड़ा कर लो। तुम बोलो कंपनी भी बड़ी करनी है, पैसे भी ज़्यादा कमाना है, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया ना। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जो कंपनी के एम्प्लॉई है उन्हें खुद के फ़ायदे के बारे में ना सोच के कंपनी के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद क्या है? सेंट्रलाइजेशन। सारी पावर एक बंदे के हाथ में होना चाहिए, लाइक तुम्हारा स्कूल प्रिंसिपल। उसके बाद क्या है? रिम्यूनरेशन। अच्छी सैलरी दोगे तो एम्प्लॉय खुश रहेगा, दिल लगाएगा, काम करेगा। स्केलर चेन। क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नीचे वाला अपने ऊपर वाले से बात करेगा, उसको ऊपर वाला अपने ऊपर से रिपोर्ट करेगा। ऐसे एक चैन बनी होनी चाहिए। ऐसे कंपनी का वॉचमैन है, उसको प्रॉब्लम हो रही है काम में, उसी तरह जनरेटर के पास जाएगा क्या तुम्हारी कंपनी है, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, अपने से ऊपर जो है उसको बोलेगा, वो उसके ऊपर को बोलेगा। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में डायरेक्ट जाके बोल सकते हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक।
उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, सही इंसान सही टाइम पे सही जगह पर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इक्विटी, इक्विटी मतलब सबके साथ एक व्यवहार होना चाहिए। और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहता है कि एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर उसे डर लगा रहेगा हमेशा जॉब से निकलने का तो दिल लगा के काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका दिमाग शांत नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, कोई भी नया आइडिया लेके आता है तो उसको बढ़ावा दो। नेक्स्ट क्या है, एस्पेक्ट डी कॉप, एस्पेक्ट डी कॉप क्या कहता है, सारे एम्प्लॉय को मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि कंपनी की सक्सेस को अचीव कर सके। कोई डाउट है कोई प्रिंसिपल में? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, सही पगार दोगे तो एम्प्लॉय खुश रहेगा। जैसे कि कोई इंसान 1 लाख डिजर्व करता है तो उसको तुम 1 लाख दो, अगर कोई इंसान 10,000 डिजर्व करता है तो उसको 10,000 दो। तुम बोलोगे तो कंपनी का फ़ायदा कराने के लिए 1 लाख वाले को तुम 50,000 दोगे और काम 1 लाख वाला कराओगे तो वो टिकेगा नहीं तुम्हारे पास। और अच्छे आदमी को कंपनी अगर खो देती है ना तो कंपनी को बहुत प्रॉब्लम होता है। समझा? हेनरी फ्योल के जो ये 14 प्रिंसिपल है ना, ये गोल्डन रूल्स है मैनेजमेंट के लिए। ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को काम को डिवाइड करने को, डिसिप्लिन मेंटेन करने को, एम्प्लॉय को खुश रखने को और टीम वर्क को बढ़ावा देने को। ये प्रिंसिपल के बिना बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे तुम्हारी क्लास में अगर टीचर चली जाती है, तुम्हारी क्लास में क्या होता है, शोर होता है। तो वैसे ही अगर तुम्हारे बिजनेस में से मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, शोर। समझा? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 14 प्रिंसिपल, लर्न कर लो, सबकी हेडिंग लर्न कर लो, सबका मतलब तुम्हें मुंह पे याद होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं 100% बोलता हूँ, बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे 1 मार्क के लिए आए, चाहे 2 मार्क के लिए आए, चाहे 4 मार्क के लिए, चाहे 8 मार्क के लिए, चाहे 7 मार्क के लिए। 6-7 मार्क के लिए मैक्सिमम आ सकता है, मुझे लगता है चल नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आता है तो बहुत है। तो 4 मार्क के लिए आएगा तो 12 के 12 प्रिंसिपल लिखना जरूरी नहीं है, वहाँ पे 8-10 भी लिख के आओगे तो 4 मार्क पूरा मिलेगा। लेकिन अगर टाइम रहेगा तो पूरे के पूरे 12 लिख देना। और इसका ये कोई फ्लो चार्ट है, ऐसा बनाना कंपलसरी है। आंसर लिखने से पहले इनका इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी है। इनका इंट्रोडक्शन लिखने से पहले देखो आंसर राइटिंग तुम्हें बताता हूँ कैसे करने का। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द हेनरी फ्योल प्रिंसिपल या हेनरी फ्योल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बताने का प्रिंसिपल मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ, पेज नंबर 1 पे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पेज पे एकदम ऊपर देखो लिखा है, इन सिंपल वर्ड टेक्निक और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शन रिजल्ट आर कॉल्ड अ प्रिंसिपल। ये पूरी लाइन लिखने का, ये लाइन लिखने के बाद हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा लिखने का कि वो क्या थे, क्या किया है उन्होंने, उनके 14 प्रिंसिपल के बारे में, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। ये आ गया पूरा इंट्रोडक्शन, तुम्हारा इतना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग बनाओगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट और इंट्रोडक्शन से पहला पेज भर जाना चाहिए। पहला पेज भर गया, दूसरे पेज पे से ही ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना चालू करोगे। 14 प्रिंसिपल है, एक पेज पे 4 से 5 प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, 5, 5, 10 प्रिंसिपल में 2 पेज भर जाएगा। इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट, 10 प्रिंसिपल, 3 पेज भर गया, इनफ है। एवरेज के लिए इनफ है, बाकी और करना है। 12 प्रिंसिपल लिखो, लास्ट में थोड़ा सा अपने हिसाब से कंक्लूजन लिखो, 3-4 पेज हो जाएगा। कंपलसरी नहीं है बट लिखोगे तो अच्छा रहता है। टाइम रहेगा तो लिखने का, नहीं रहेगा तो नहीं लिखने का, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।